हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज से जो है हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि हमने जो है बायोलॉजी को कवर कर लिया है। बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और बायोलॉजी में जितना भी पीडीएफ था वो मैं अपने लेक्चर्स में डाल चुका हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान। और केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक होंगे मैं सबको कवर करूंगा। और उनसे रिलेटेड पीडीएफ जो है मैं हर एक वीडियो में डाल दिया करूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप रिवीजन करते रहिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है हम पदार्थ यानी कि मैटर की रासायनिक संरचना यानी कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उनका संगठन यानी कि उनका जो कंपोजिशन है यानी किस किस चीज़ से मिलकर वो बना है, और इनके बीच जो परस्पर क्रिया यानी इनके बीच जो रिएक्शन होता है और उनके परिणामों यानी जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, इन सब का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थ यानी कि मैटर, रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर, और संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन किस चीज़ से वो बने हैं, और उनके बीच में परस्पर क्रिया यानी कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या परिणाम यानी कि क्या रिजल्ट आता है, इन सब के अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान, उसका जनक किसे कहा जाता है तो वो है एंटोनी लावोसियर। एंटोनी लावोसियर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद है केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र यानी कि इजिप्ट के एक प्राचीन शब्द, बहुत ही एंशियंट वर्ड है एक, जिसका नाम है कीमिया, उससे हुई है। और इस कीमिया का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है काला रंग यानी कि ब्लैक कलर। तो इसी जो है कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इस पिक्चर में देखिए ये हैं एंटोनी लावोसियर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। और आज के वीडियो में जो है हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ होता क्या है। तो ब्रह्मांड में यानी हमारे यूनिवर्स में सभी चीजें जो स्पेस घेरे और जिनमें मास हो उन्हें हम मैटर कहते हैं। यानी वो सब चीज मैटर है जो जगह घेर रहा है और जिसमें कुछ मास है, यानी जिसमें कुछ वजन है। जैसे कि आपका पेन, आपका लैपटॉप, अर्थ जो धरती है, मोबाइल, आदमी, पौधे, ये सब क्या है, ये सारे मैटर हैं, सारे पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि सारे ये स्पेस घेरते हैं और सब में कुछ ना कुछ मास है। और पहले जो है मैटर यानी कि पदार्थ का ये डिफिनेशन था कि ऐसी चीजें जो हम अपने पांच सेंस से महसूस कर सकते हैं वो क्या है, मैटर है। लेकिन बाद में जो है इसका डिफिनेशन चेंज किया गया और बाद में इसका डिफिनेशन ये लाया गया कि जो चीज़ें स्पेस घेरती है और जिसमें मास हो वो मैटर है। क्योंकि महसूस तो आप बहुत चीज़ को करते हैं पर वो मैटर नहीं है। जैसे कि लाइट, लाइट रोशनी को आप महसूस कर सकते हैं, पर क्या है, ये मैटर है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें मास नहीं है। उसी तरह से आपका फीलिंग, एंगर गुस्सा होना, टेस्ट जो आप महसूस करते हैं स्वाद को, हैप्पीनेस जो खुशी आप महसूस करते हैं, ये सब चीज़ें महसूस आप कर रहे हैं पर ये क्या है, मैटर नहीं है। इसलिए जो है मैटर का डिफिनेशन बदला गया और ये लाया गया कि ऐसे पदार्थ जो स्पेस घेरे और जिनमें मास हो उन्हें ही मैटर कहा जाएगा। तो इस पिक्चर में देखिए, ग्लास मैटर है, बटरफ्लाई मैटर है, कंप्यूटर, कॉफ़ी, डेस्क, चेयर, ये सब क्या है, मैटर है। और मैटर क्या नहीं है तो जैसे रेनबो, लव, प्यार, लाइट, हीट, मेमोरी, रिफ्लेक्शन, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। एक चीज जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि एयर जो है, हवा जो है, वो मैटर है कि नहीं है। और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको भी आप डिटेल में बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो मैटर्स को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में वर्गीकरण इसका किया गया है। एक है आपका फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक आधार पे, और दूसरा है आपका केमिकल डिवीजन यानी कि रासायनिक आधार पे। तो भौतिक आधार पे जो है इसको पांच भागों में डिवाइड किया गया है। वो है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल, गैस, प्लाज्मा, और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इन 5 भागों में जो है फिजिकल डिवीजन पे इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो है केमिकल डिवीजन यानी कि रासायनिक आधार पे 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा है कंपाउंड यानी यौगिक, और तीसरा है आपका मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो है हम जो फिजिकल डिवीजन है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम केमिकल डिवीजन पे यानी कि रासायनिक आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है उसको कवर करेंगे। तो पहला है आपका सॉलिड, ठोस। तो ठोस वस्तु का जो है आकार यानी कि जो इसका शेप होता है और इसका आयतन यानी कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है यानी कि निश्चित होता है। क्यों इसका आकार जो है और आयतन जो है वो निश्चित होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल यानी कि इसके अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो काफ़ी कम होती है, और इन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है यानी कि जो अट्रैक्शन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी अणुओं के बीच में अट्रैक्शन पावर, तो क्या होगा, ये जल्दी अलग नहीं होंगे। अलग नहीं होंगे तो इसका जो शेप है वो क्या होगा, आपका निश्चित होगा। इसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, निश्चित होगी। आगे देखिए, जब इन पर हम यानी कि सॉलिड पे जब हम बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इनके आकार में यानी कि इनके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ भी है, क्यों नहीं परिवर्तन होता है, तो भाई अणुओं के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो जगह ही नहीं होती है ना। जगह नहीं होती है तो कंप्रेस नहीं होगा वो, निग्नेजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहता है यानी कि नगण्य संपीड्यता रहता है उसमें। तो जब प्रेस होगा ही नहीं तो उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि सॉलिड चीज को जब आप दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में पहले से ही जगह नहीं है। तो जगह है नहीं तो क्या दबेगा वो, यानी कि नगण्य संपीड्यता रहती है जिसके कारण ये दबते नहीं है। और ये दबते नहीं है तो इनका आकार जो है चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखिए, ठोस वस्तु में जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मैंने बताया कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो काफ़ी कम होता है, जबकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल अट्रैक्शन पावर जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जो है ठोस वस्तु का घनत्व यानी कि डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जो है कम रहेगा और एक दूसरे को वो ज़्यादा एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए जो है सॉलिड वस्तुओं का घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है लिक्विड और गैस के मुकाबले। एग्जाम्पल है इसके वुड, लकड़ी, आयरन रॉड, ग्लास, ये सब क्या है, सॉलिड चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं लिक्विड यानी तरल के बारे में। तो तरल वस्तु का आकार यानी कि जो इसका शेप होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट होता है। तरल वस्तु को आप जिस भी पात्र में रख देंगे, जो भी चीज में आप रख देंगे वो उसका आकार ले लेता है। और लिक्विड का जो है आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है यानी वो निश्चित होता है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है लिक्विड का, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन आकार में वो जो है चेंज आता है। आकार इसका अनिश्चित है, जिस भी पात्र में आप उसको रखेंगे उसका वो आकार ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा। उसके बाद जो है तरल वस्तु में इंटरमोलिकुलर स्पेस ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल के बीच यानी अणुओं के बीच जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। और इनके बीच जो है अट्रैक्शन पावर यानी कि आकर्षण बल ये क्या होता है, कम होता है। इसी कारण जो है इनका घनत्व यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो ठोस के मुकाबले यानी सॉलिड के मुकाबले कम होती है। जब मॉलिक्यूल के बीच में यानी अणुओं के बीच में स्पेस ज़्यादा रहेगा, ठीक, और आकर्षण बल कम रहेगा, तो अणु एक दूसरे को ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। सिंपल सा लॉजिक है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब तरल चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं हम गैस। गैस जो है उसका आकार यानी कि जो शेप होता है और इसका जो आयतन यानी कि जो वॉल्यूम होता है ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं यानी कि इंडिफिनिट होते हैं। और गैस में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होती है। जबकि इनमें अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन पावर होता है वो क्या होता है, न के बराबर होता है। मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब बहुत ज़्यादा स्पेस होगा तो अट्रैक्शन पावर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मान लीजिए लड़का है और ये लड़की है, ठीक, ये काफ़ी दूर खड़े हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, तो भैया इनका अट्रैक्शन पावर क्या होगा, कम ही तो होगा ना। और अगर ये नज़दीक हैं
तो इनका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, और नज़दीक हैं तो और ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये ज़्यादा नज़दीक वाले सॉलिड हो गए, थोड़ा नज़दीक मैंने थोड़ी दूरी पे हैं, अगर जैसे बस वस में आप बैठे हैं थोड़ी दूर पे, तो ये जो है लिक्विड हो गया। और अगर आप बस से दूर पेड़ की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, तो ये आपका गैस हो गया। और आकर्षण बल न के बराबर होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से अनियमित गति यानी कि मूवमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो भैया इतनी दूरी है, अट्रैक्शन पावर तो बहुत कम है, तो इस मान लो लड़का है, इसको जो गति करना का मन करे ये करेगा, ये लड़की को भी जो गति करने का मन करे ये कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में जो है आकर्षण बल है ही नहीं बिल्कुल। समझ रहे हैं ना। बाकी जो है गैस में हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि उच्च संपीड़ितता का गुण होता है, यानी कि जितना भी कंप्रेस करना चाहें इसको, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो आपके हिसाब से बैलून जो है फूल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको दबाते हैं तो आप देखिएगा कि वो दब जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो गैस उसके अंदर है उसमें हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी है, उच्च संपीड़ितता है, यानी कि उसको दबाया जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं? गैस के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कि सॉलिड है, ये मान लीजिए आपका लिक्विड है, और ये आपका जो है वो क्या है? गैस है। तो सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम हीट देंगे तो। और अगर लिक्विड को हम हीट देते हैं तो क्या होगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से उल्टा, अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये लॉजिक है। ठीक, इस पे जो है मैं आपको चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सॉलिड को जब मेल्ट किया जाता है, यानी कि मेल्ट करना, इसको हीट दिया गया, तो क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसके बाद लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। कब? जब इसको हम हीट देते हैं। तो लिक्विड का गैस में चेंज होना उसको वेपोराइजेशन हम कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और ये दोनों कब होते हैं? जब हम इनको हीट देते हैं, गर्म करते हैं। उसी तरह से उल्टा चलिए, गैस लिक्विड में कब चेंज हो जाता है? जब हम गैस को ठंडा करते हैं। तो गैस को लिक्विड में चेंज करना, ठंडा करके, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। और फिर लिक्विड जो है इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, ठंडा करके, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना हीट से, वो मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना हीट से, उसको वेपोराइजेशन हम कहते हैं। गैस का लिक्विड में चेंज होना ठंडा में, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना ठंडा करके, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए, अभी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, यहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया ना, डायरेक्ट, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। इतना ज़्यादा हमने हीट दे दिया कि भैया सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सब्लिमेशन हम कहते हैं। और हिंदी में जो है इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बस लिख दिया है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए, अब जो है सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हुआ है, तो गैस भी तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, यानी डायरेक्ट ठोस में जब चेंज होता है, तो उसे रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। और हिंदी में इसे निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, निक्षेपण। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें, हिंदी मीडियम वाले जो हैं ये देख लें। उसके बाद है आपका प्लाज्मा स्टेट। अभी तक हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट पढ़ लिए। चौथा है आपका प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में, यानी प्लाज्मा अवस्था में जो है, चीज़ों का आकार यानी कि शेप, और इसका जो आयतन यानी कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वो दोनों ही अनिश्चित यानी कि इंडिफिनिट होते हैं। और ये जो है पदार्थ यानी कि मैटर का चौथा अवस्था है, यानी कि फोर्थ स्टेट है ये। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आपका प्लाज्मा। तो इसमें ये ध्यान रखिए, इसका आकार यानी शेप और इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम दोनों ही इसमें अनिश्चित होते हैं, यानी कि इंडिफिनिट होते हैं, गैस की तरह। गैस में भी आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा जो है गैसों की आयनित अवस्था है, यानी गैसों का आयोनाइज्ड स्टेट है। और इसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं,
और निगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये दोनों की संख्या इसमें बराबर होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि गैसों की ये आयनित अवस्था है, आयोनाइज स्टेट है, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं इनकी संख्या बराबर होती है। और सूर्य और तारों की जो उष्मा ऊर्जा है यानी कि जो हीट एनर्जी है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि सूर्य और तारों की जो हीट एनर्जी है वो जो है किस स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की किस अवस्था के कारण होती है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा अवस्था के कारण। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, और ये जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है यानी कि पदार्थ का पांचवा अवस्था, और इसे जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, BEC। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसे BEC कहते क्यों हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो पदार्थ की अवस्था है इसको सबसे पहले जो इसकी भविष्यवाणी जो है वो 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। तो यहाँ से बोस आ गया, ये बोस। और बाद में आइंस्टीन ने भी इसकी डिस्कवरी की और इसलिए जो है इसका नाम बोस और आइंस्टीन कंडेंसेट हुआ। बोस ने जो है क्या किया, इसकी भविष्यवाणी की, आइंस्टीन ने इसकी खोज की, तो इसलिए इनका नाम जो है बोस और आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। तो ये है क्या, तो यह गैस की एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं यानी पदार्थ के मॉलिक्यूल की गति यानी उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है मूवमेंट। और ये कब होता है, तो ये परम शून्य ताप पर होता है यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे होता है। और परम शून्य ताप क्या है, 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस पे क्या होता है कि गैस की ये अवस्था है जब अणु यानी मॉलिक्यूल्स की गति जो है यानी उसकी मूवमेंट जो है यहाँ पे शून्य हो जाती है। और ये सामान्य रूप में ये संभव नहीं है, ये केवल परम शून्य ताप पर ही ऐसा होता है। और यही है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा कि पदार्थ यानी मैटर का वर्गीकरण जो है दो भाग में हुआ है। कौन कौन सा, एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है यानी कि टेम्पोररी चेंज है, और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे कि पानी से बर्फ बनना, पानी से अगर बर्फ बन गया, जब पानी को हम ठंडा किए तो बर्फ को जब हम गर्म करेंगे या बर्फ को जब हीट हम देंगे तो बर्फ जो है वापस पानी में चेंज हो जाएगा। तो जिस अवस्था में वो पहले था उसी अवस्था में दोबारा आ जाना, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज कहते हैं। उसी तरह रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो ये अस्थायी परिवर्तन है यानी कि परमानेंट चेंज होता है। और इस परिवर्तन में अगर कोई भी पदार्थ परिवर्तित हो गया यानी कि चेंज हो गया तो वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, उसकी जो पहले अवस्था थी उसमें वो नहीं आ सकता है। जैसे कि दूध का दही बनना, दूध से अगर दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। कागज का जलना, अगर कागज जल गया तो कागज को दोबारा आप, कागज जो जला हुआ कागज है उससे आप कागज नहीं बना सकते हैं। इस वीडियो में जो है इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे की चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और होप जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।